Although this session is related with the lab, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो लैब है आपका वो है, बट मीनवाइल अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी है किसी और चीज की तो आप ओपन डिस्कशन है, यू कैन डिस्कस, आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं. And let's begin with and try to understand that how many programs we have executed, what we have done in the NLP. I'm opening all the files have been shared to the drive. Drive पर आपकी सारी की सारी फाइल्स हैं shared. मैं आपकी ग्रुप में भी आपकी फाइल शेयर कर देता हूँ, वहाँ ड्राइव पर तो है ही है, उसके साथ में और आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ. This I'm gonna to share all the files to you. इनका फाइल का आप वर्क कंप्लीट कर लीजिए, इनको गूगल को लैब में रन करा लीजिए और गूगल को लैब में रन कराने के बाद ये तीनों फाइल आपके पास में आ गई. फोर्थ फाइल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारी के सारे ड्राइव पर भी अवेलेबल है आपकी. ठीक है, इनको गूगल को लैब में आप रन कर लीजिए और आज जो फोर्थ फाइल है वो फोर्थ फाइल भी इसको आज बताने के बाद समझा दूंगा. मीनवाइल अगर आपको लगता है मीनवाइल अगर आपको लगता है कहीं कोई डाउट है तो आप उसको डिस्कशन में ले सकते हैं. तो आपके लिए मैं वो सारी फाइल्स ओपन कर देता हूँ, एक बार आपको दिखा देते हैं कि आपकी फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 में क्या क्या. ये मेरी ड्राइव में शेयर है, आप उन्हें ले जाके अपलोड कर लीजिए, आपकी ड्राइव में ओपन हो जाएंगे सारी फाइल्स यहाँ अवेलेबल. तो ये देखिए इस तरीके से मेरी फाइल ओपन है, MBS351 एक्सपेरिमेंट 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 1. मैं आपके लिए एक एक करके सारी फाइल्स ओपन कर देता हूँ, इनको रन करके देखिए और ट्राई कीजिए, कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लीजिए. अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन 4 फाइल का डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, इनका डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए और तो थोड़ा सा ठीक रहेगा उसके लिए. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आपको एक फर्स्ट है जिसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये स्टार्टिंग में इसका पूरा थ्योरी दिया हुआ है और यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है. स्टडी एंड प्रैक्टिस रेगुलर expressions in using Python. ये इसका ऑब्जेक्टिव है आपका. इसको बड़ा कर लेते हैं. ये पूरा फाइल आपके पास में, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में वो सारे थ्योरेटिकल कंटेंट्स हमने पढ़े थे और यहाँ पर जब आप इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे आपको छोटे छोटे स्मॉल 12 प्रोग्राम्स के अंदर ये डिवाइड किया गया है. तो 12 डिफरेंट प्रोग्राम्स की मदद से आप यहाँ पर इनको रन करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपना डेटा अपना कंटेंट भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इसी के साथ करना है, आप अपना डेटा भी इसके अंदर आप रन करके दे सकते हैं, है ना. तो ये आप यहाँ पर चेक करिए खुद से, अपना खुद का डेटा क्रिएट करिए, खुद का टेक्स्ट क्रिएट करिए,
खुद का सब्स्टिट्यूशन लगाइए, वाइट स्पेस की जगह हमने R9 की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करना है, यू कीप ऑन डूइंग इट। तो ये पूरा फाइल आपके पास में, इसको रन करिए और रन करके इसके जितने भी आउटकम्स आए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए ऐसा फाइल। ये आपका फर्स्ट। सिमिलरली एज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है आपका, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे, और इनके नाम आपके यहाँ पर मेंशन है कि किन किन ऑब्जेक्टिव के साथ में आप काम कर रहे हैं। थ्योरेटिकल कंटेंट आपको समझाने के लिए दिया गया है, जितना आप थ्योरीज में से यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप प्रोग्रामिंग कोड लिखिए और उसकी आउटपुट लिखिए, प्रोग्रामिंग कोड और उसकी आउटपुट, ये आपको पानी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी फाइल में आप सारी तीनों फाइलें मिल जाएंगी, आप उनको देखिए। अभी जो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टडी एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बाद, स्टडी ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इन कॉन्टेक्स्ट टू इन कॉन्टेक्स्ट टू एनएलपी यूजिंग पाइथन। तो ये हमारा है इन कॉन्टेक्स्ट टू एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से हम यहाँ पाइथन में इसको यूज करेंगे, और क्या होने वाला है इसको पढ़ते हैं डिटेल। तो लेट्स बिगिन विद दिस वन, किस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले ऑटोमेटा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम ऑटोमेटा को समझेंगे तो उसके बाद में हम समझ पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू, करने क्या वाले है ना। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की फाइल को बंद कर देता हूँ, एंड हम ओपनिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का फाइल ओपन करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की फाइल में हम यहाँ पर ये जो मेंशन है इस तरीके से, ये आपके फोर्थ एक्सपेरिमेंट है। ड्राइव में भी आपके अपलोड है कंटेंट्स, यूट्यूब पे भी आपके कंटेंट अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पर और समझते हैं कि क्या यहाँ पर है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, सारी चीजें, जानकारी मिलती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या होता है फाइनेंस ऑटोमेटा की? जब हम बात करते हैं थोड़ा इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर इसको एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए, और कैसे इसमें फर्दर एक्सप्रेशन की बात करेंगे वो भी हम यहाँ देखने को। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सिंपलेस्ट machine to recognize pattern. It is used to characterize a regular language. देखिए इंपॉर्टेंट लाइन यही से मेंशन होगी स्टार्ट होगी। फाइनाइट ऑटोमेटा इज सिंपलेस्ट मशीन, मतलब आप एक एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे हैं जिसका टारगेट क्या है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर। इट इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज अ रेगुलर लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज अ रेगुलर लैंग्वेज। समझ गए ना। तो जो भी किसी की लैंग्वेज है, सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कोई बात करता हूँ, सो आई हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ फ्यू कॉमन वर्ड्स बाय व्हिच आई कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे मेरे कुछ पैटर्न है, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लो तो मैं अगर कोई कुछ लिखूंगा भी ना, तो आप एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट बता सकते हो कि मेरे थ्रू लिखा हुआ है ना ये। तो कोई भी चीज सर्टेन काइंड ऑफ, जैसे बी ए प्लस, इसका मतलब है कि बी ए के कॉम्बिनेशन कितने रिपीट हो रहे हैं, ये अगर किसी पैटर्न में पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि लिखने वाले का कोई अपना सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न है, वो पता चल जाएगा। Also, it is used to analyze and recognize the natural language expressions. The finite automata, finite state machine, and abstract machine, that are the five elements or tuple. It has a set of state and rules to move in one set to another set. It depends on applied input symbol. Based on the states and set of rules, input string can either accepted or rejected. मतलब आपका जो भी आपने रूल सेट किया हुआ, बेस्ड ऑन द स्टेट्स एंड द सेट ऑफ रूल्स, जो इनपुट स्ट्रिंग्स हैं that can be either accepted or rejected, मतलब वो उसी पैटर्न की है या नहीं है, मतलब उसी पैटर्न में है तो एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं तो नहीं। जैसे सर्टेन काइंड ऑफ लाइक आप देखिए ना पासवर्ड्स, तो जब पासवर्ड सेट कराता है तो पासवर्ड सेट करते वक्त आपके पास में कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंडीशंस होती हैं। वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंडीशंस क्या है, अपने आप में वो रूल्स ही है ना, वो रूल्स हैं। तो उन रूल्स को चेंज करने के लिए you have to check whether your system is accepting all those rules or not.
बेसिकली इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर व्हिच रीड्स एन इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है एंड चेंजेस इट्स इंटरनल स्टेट, अपनी उसके अकॉर्डिंग जो उसके स्टेटस को चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन द करंट इनपुट एंड सिंबल. Every automation defines a language that is a set of string it accepts. The following table shows some essential feature of general automation. I1, I2, I3 up to IN. ऑटोमेटा जो इसकी स्टेट्स होंगे या आपके इनपुट्स होंगे इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट. तो ये बेसिकली क्या रहता है प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटा. अपने आप में कॉमन टॉपिक है, कॉमन सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और ये यूज किया जाता है बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस के अंदर. तो दिस इज बेसिकली वी आर गोइंग टू वर्क. तो इसमें क्या हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, स्टेट ऑटोमेटा की खुद की स्टेट्स होंगे, उन स्टेट्स के बीच में आसपास में क्या रिलेशन है, आउटपुट स्टेट के बीच में क्या रिलेशन. तो फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ इनपुट सिंबल फिक्स होंगे, इनिशियल स्टेट फिक्स होंगे, फाइनल स्टेट सेट्स फिक्स होंगे और ट्रांजिशन फंक्शन फिक्स होंगे. ये अपने आप में इसके सेट्स होंगे. अब एफए को भी कैरेक्टराइज किया सकता है दो तरीके में. एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. इसमें क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक में, DFA consists of 5 tuples. ये 5 tuples हैं जो कि फिक्स है, they are not going to change. Set of all state, set of all input symbols, initial state, set of final state. Transition function. ये transition function क्या है? So in DFA, a particular input character machine goes to one state only. A transition function is defined on every state of every input symbol. Also in DFA, null move is not allowed. DFA cannot change state without any input character. For example, construct DFA which accepts the language of all strings ending with a given base. First, consider a language set of all the possible acceptable strings in order to construct an accurate state transition diagram. अब जैसे ध्यान से समझिए what they are saying. उनका concept क्या है, वो एक थोड़ा सा आइडिया इसका ऑटोमेटा का लेंगे फिर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे हमारा लैब एक्सपेरिमेंट कैसे बने. ठीक है, क्योंकि जब तक इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट नहीं समझेंगे ना तब तक we will not be really able to understand what kind of an output of particular program is there. Okay, so DFA में क्या कर रहा है, for a particular input character, एक particular type of input character आपने ले लिया, the machine goes to one state only. एक character के लिए एक state है या नहीं. A transition function is defined on every state for every input signal. हर इनपुट के लिए एक अपने आप में ट्रांजिशन स्टेट होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है. ट्रांजिशन तो आ गया है ना, जैसे हेलो हाउ आर यू. तो हेलो हाउ आर यू में ट्रांजिशन का है, हेलो पे है, हाउ पे है, आर पे है, यू पे. तो ट्रांजिशन स्टेट है. ठीक है. ऑल्सो इन DFA null move is not allowed. DFA cannot change state without any input character. अपने input character के बिना कोई state change नहीं करेगा. जब तक hello के बाद how are you नहीं आएगा तो there will be a no change. For an example, construct a DFA which accepts the language. जो language accept करता है with all string ending with a. अब एक ऐसा एग्जांपल लिया गया, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसमें हमने लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया DFA which accept the language. एक हमें यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है डिटरमिनिस्टिक टाइप का which accept the language of all strings. सारी स्ट्रिंग्स की वो उस लैंग्वेज को समझ सकता है जो ए पर एंड होती है. तो आपके पास में समीशन बना ए बी का सबसेट बना Q इक्वल्स टू Q0, F इक्वल्स टू Q1, Q0 और Q1 के स्टेट्स में. तो अब यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया सबसे पहले क्या, फर्स्ट कंसीडर लैंग्वेज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ एक्यूरेट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. अब बात क्या कर रहे हैं, ए और बी के सेट में है तो क्या क्या बन सकते हैं, ए ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए. क्यों, क्योंकि 5 का है ये चीज. फिर बी ए, बी बी ए, बी बी ए बी ए, ए बी बी ए बी ए सारे सेट्स. अब इज अ सिंपल सबसेट ऑफ द पॉसिबल एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स दैट कैन बी either string which ends with a and contains symbols a b. अब इनिशियल स्टेट की माना Q1, सीधे सीधे बी अगर ए पे एंड हो रहा है, बी से प्रोसेस होकर हो रहा है, ये यहाँ पर आएगा.
और अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ पर जाएगा, ए से ए जाएगा, अगेन इट टर्न्स टू Q1। अगर ये बी से आएगा तो इट गो बैक, बी से आएगा तो चेक किया जाएगा कि बी पर करना है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए बी। स्ट्रिंग नॉट एक्सेप्टेड आर, जो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी वो क्या होगी, ए बी, बी बी, ए बी, ए बी बी बी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं। तो अब इनके ट्रांजिशन स्टेट टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। क्यू नॉट, क्यू वन और ए और बी। तो अगर क्यू नॉट से यहाँ पे सिंबल आ गया आपको, अब सिंबल में क्यू वन से क्यू नॉट की तरफ ए से बी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला ए दूसरा बी है। क्यू वन एंड क्यू नॉट, ए से बी। So this diagram is simply indicates here we have a state from Q1 to Q0। तो A से A अगर है तो Q1 से Q1 मूवमेंट होगा, B से B है तो Q0 से Q0 होगा, A से B है तो Q0 प्लस होगा। और इसी तरीके से अगर A से B मूवमेंट जाएगा तो Q1 से Q0 मूवमेंट होगा। One important thing that is not that there can be a possible DFA for pattern। बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, many possible। और DFA with minimum state is generally preferred। ऐसा डीएफए हमें लेना होता है जिसमें नंबर कम होते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक वो होते हैं जहां पर मूव इज अलाउड, नल मूव एंड कैन मूव विदाउट एनी रीडिंग अ सिंबल, बिना सिंबल को रीड के नल मूव हो सकता है। However, these above features don't add any power of NFA। If we compare both in terms of the power, due to the above addition feature, NFA has a different condition function, the rest is still DFA। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें नल मूव पॉसिबल है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ वो मूव यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। One important thing is that in NFA, if any path of any input string leads to the final state, then input string is accepted। अगर वो final state में पहुंच गया तो string accept हो जाएगी। For example, in the above NFA, there are multiple paths for the input string 00। Since one of the path leads to a final state 00 is accepted by the above NFA। ठीक है। अब यहीं पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने थोड़ा सा आइडिया समझ में आ गया, ऑटोमेटा मतलब सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न्स को लेने, फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइनेट, इनकी बाउंड्रीज डिफाइन है कि हमें कितनी का लेना है, ठीक है। तो अब इसमें हम आ जाते हैं हमारे एग्जांपल के ऊपर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब इसको स्टडी करना है हमें, फाइनाइट ऑटोमेटा इन कॉन्टेक्स्ट टू द एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में करना है, पाइथन को यूज कर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, a finite automata is a simple machine। स्क्रीनशॉट डालता हूं। अब चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या हो रहा है। Finite automata is a simple machine that recognizes pattern in the input string, contains the pattern defined by FA, it accepts the string, otherwise it rejects। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या हो गया, एक सिंपल मशीन हो गई जो सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है इनपुट स्ट्रिंग में। अगर इनपुट स्ट्रिंग कंटेन्स द पैटर्न, पैटर्न है तो उसको वो कहेंगे, वो डिफाइन करेंगे एफए से, उसको कहेंगे एफए ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज रिजेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके हो सकते हैं जो हमने बात करी थी, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग द मशीन कैन गो ओनली वन स्टेट, एक ही स्टेट में जाएगा आगे इन डीएफए, बट मशीन कैन गो मल्टीपल स्टेट इन एनएलपी। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाले में जब बात करेंगे तो उसमें मल्टीपल स्टेट में आ सकता है, और डीएफए में डिटर्मिनिस्टिक है तो पता है कि एक में जाए। नल ट्रांजिशंस जो होते हैं वो डीएफए में अलाउड नहीं होते, बट एनएफए में अलाउड होते हैं। अब यहाँ पर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये प्रोग्रामिंग कोड आप यूज कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ।
इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है FA101 प्लस के लिए। अब एक्सपेक्टेड इनपुट क्या होंगे, 1 2 3 4, 101 1011 101, क्योंकि हम प्लस लगा दिए ना, इसके बाद के चल जाएंगे 11 एंड 10111। रिजेक्टेड क्या होंगे, जहां पर 1 नहीं आएगा, 101 नहीं है यहाँ पर, तो 100 रिजेक्टेड हो गया, 010 रिजेक्टेड हो गया, 000 रिजेक्टेड हो गया। तो अब सबसे पहला काम है, जिस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग में पहला स्टेप करते हैं कि आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आपने अपनी तरफ से फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। फंक्शन डिफाइन करने के बाद में व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, अब यहाँ पर आपने क्या किया, इफ द लेंथ इज लेस देन 3 इट कैन बी एक्सेप्टेड, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि आपको पैटर्न 101 में देना है मिनिमम। therefore end the process if length is less than 3। अगर कोई ऐसा आपके पास आ रहा है जिसकी लेंथ कम है, तो सबसे पहले तो वहीं से रिजेक्ट कर दीजिए। देन अब कंडीशन स्टार्ट होती है। अब आपने यहाँ पर एस जो डिफाइन किया हुआ है, उस एस में जो लेंथ डिफाइन करी हुई है यहाँ पर, उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इफ एस पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 0 है और तीसरी वैल्यू 1 है, तो वो क्या करेंगे, अगर ऐसा है इन कंडीशंस के लिए, इफ दिस ऐसा पहला हो, उसके अंदर सेकेंड इफ दिस एंड थर्ड इफ दिस, सो अल्टीमेटली इफ नेस्टेड इफ कहते हैं इसको, if next if, so for I in range 3 length s, if I si does not equals to 1, return rejected, reject x and return sorry। so अब कैसे चेक करेंगे, अब इसमें लूप लगाओ, 3 में चेक करेगा ये फर्स्ट के लिए, एस आई है ना, तो आई का मतलब हो गया कि कितने के लिए, लेंथ 3 के लिए, तो 3 लेंथ के लिए चेक करेगा और सीक्वेंशली यहाँ पे इसको चेंज करेगा, यहाँ पे जो डिफाइन किया गया उसके लिए इसको चेक करेगा, थर्ड के लिए ये डिफाइन किया गया है तो ये चेक करेगा, इन सारी वैल्यूज के लिए चेक करेगा। चेक करने के बाद में सर ये रिजेक्टेड, एक्सक्यूज मी सर इज दिस रिजेक्टेड ओके, तो इसको चेक करेगा ये, और चेक करने के बाद में रिटर्न कर देगा, अगर इन कंडीशंस के बाहर जाएगा तो रिजेक्ट। अब हर कंडीशन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट की कंडीशन में लिख के चले, तो नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन यहाँ पे बनाई गई है, तो पहले अगर ये होगा रिटर्न, अगर ये वैल्यू आई तो रिजेक्ट रिटर्न हो जाएगी, कहीं से सारा काम कर जाएगा, अगर ये 1 के बराबर नहीं, स्टार्टिंग में ये हो जाएगा। आप इस इफ को थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से सारी कंडीशन आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप सीक्वेंसिंग करेंगे, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 1, अगर ये इसके बराबर नहीं है, उस कंडीशन में ये लूप चलेगा, तो आपका लूप जो है वो आई की वैल्यू को रेस्पेक्टिवली चेंज करेगा और यहाँ पर इनको चेक करते रहेगा। तो टारगेट क्या है, टारगेट है कि फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा 1 चेक होनी है, और अगर पहली वैल्यू 1 नहीं हुई, पहली वैल्यू 1 नहीं हुई, तो काम ही खत्म हो गया, तो किसी सेट को चेक करने ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन इस तरीके से काम करती है, पहली 1 है तो दूसरी जो 2 बिट हैं उनको चेक किया जाएगा, अगर पहली ही 1 नहीं है तो दूसरी चेक करने का क्या फायदा, ये दिस इज व्हाट द रीजन, ठीक है। इस तरीके से आपने लूप की जितनी वैल्यूज आपने दी हुई क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी वन आपने उसको रिटर्न करा दिया एक्सेप्ट और रिजेक्ट की कंडीशन, व्हेन यू आर रनिंग अप दिस वन। सर ये एक्सक्यूज मी सर इन दिस फॉर लूप हाउ वी गेट रिटर्न रिजेक्टेड, कैसे, दोबारा बताइए। सर ये फॉर लूप में सर ये हमने रिटर्न रिजेक्टेड कैसे किया है सर फर्स्ट में, ये जो रिटर्न जो होता है ना, हाँ रिटर्न जो होता है वो यहाँ से आता है, इसके लिए जो आपने फंक्शन किया, फंक्शन से, बहुत बढ़िया फंक्शन, हाँ फंक्शन अपनी वैल्यू को डिफाइन करता है,
और जब उस वैल्यू को डिफाइन कर लेता है तो उसके बाद उसको ब्रेक करना होता है, तब वो कहाँ पे जाता है, रिटर्न पे जाता है। और जब वो रिटर्न पे जाता है तो वहां से रुक जाता है। ये बहुत छोटे से एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे आपने सपोज कोई फंक्शन डिफाइन किया, कोई सा फंक्शन कैसे डिफाइन किया कि फॉर एन एग्जांपल, नहीं सर, वो तो पता है सर, पर ये इसमें यहाँ पे एस आई इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू वन पे इसने रिटर्न किया रिजेक्टेड। वो वो रिजेक्टेड में था सर वन। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू अच्छा ये, इक्वल टू है ना, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होनी अच्छा चाहिए, अच्छा, वन 100 है ना, 100, 010 एंड 000। नॉट इक्वल की तो कंडीशन नहीं था। अगर फर्स्ट अगर फर्स्ट टाइम उसे वन मिल गया, ये है, दैट हाँ, मीन्स। तो फर्स्ट में तो मिलेगा ही नहीं उसको, तो इसीलिए तो नॉट इक्वल की कंडीशन लेके गए। ठीक है, तो वहीं पे आपका नॉट इक्वल टू, अगर वो कहते ना, आप किसी को क्या कहोगे, मैं इसके बाद काम नहीं करूंगा अगर ये नहीं हुआ तो, आप हमेशा ये बोलते हैं, ये नहीं हुआ तो, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे सपोज कीजिए, मुझे चाय नहीं मिली, मुझे चाय नहीं मिली तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अगर मुझे नहीं, आ गया ना समझ में। तो बाकी सारी कंडीशन तो तब काम करेंगे, चाय मिल गई तो भी जरूरी नहीं है मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन नहीं मिली तो पक्की बात है पढ़ाई नहीं करूंगा। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर हम फंक्शन को यही इमीडिएटली ब्रेक करा देंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, वैसे सर ये रिटर्न रिजेक्टेड एंड एक्सेप्टेड सर, ये क्लियर नहीं हुआ सर। जो फॉर लूप में फर्स्ट टाइम का रिजेक्टेड है सर, वो कैसे हो रहा है? इस पूरे प्रोग्राम को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ठीक है, लाइन टू लाइन समझ। सर ये फॉर फॉर लूप नहीं सर, फॉर लूप में सर वहाँ नीचे शुरू से और समझेंगे तो वो तो वही हो फॉर गया सर। फॉर लूप को फॉर यही से, लूप में, हाँ फॉर लूप को आपको यही से समझना पड़ेगा जहां से आपने फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, जहां से फंक्शन डिफाइन हुआ वहीं से फॉर लूप को समझना पड़ेगा। ठीक, आप समझते हैं हुआ क्या। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें जो प्रोग्राम रन करना है, वो प्रोग्राम रन करना है जिससे फाइनाइट ऑटोमेटा का एग्जाम्पल आ जाए। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, सिंपली 101 के पैटर्न को पिकअप किया। और 101 के पैटर्न को पिकअप करने के लिए हम लोगों ने ये कंडीशंस बनाई कि ये हमारे पॉसिबल इनपुट्स हैं। तो इन सारे पॉसिबल इनपुट्स को अगर हम एक बार चेक करें, तो उन पॉसिबल इनपुट्स में हमारी पहली कंडीशन ये है कि पहला तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए। अगर हमारी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 1 है तो हमारा आगे की बात बनती है, और अगर फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 1 नहीं होगी तो आगे की बात बनेगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, ये हमारे रिजेक्टेड इनपुट हो गए। अब उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के बाद कहीं 100 की सिचुएशन तो नहीं बन रही। सेकंड को चेक करेंगे और सेकंड के बाद फिर थर्ड को चेक करेंगे, तब कहेंगे यस इट इज ऑन। 101, उसके बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन। अब हमने यहाँ पर सबसे पहला काम किया, फंक्शन को डिफाइन किया, अपनी तरफ से फंक्शन का नाम डाल दिया, इसका नाम एफ है। और फंक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी डाल दी किसके ऊपर, वेरिएबल एस के ऊपर। यानी एस को आप चेंज करके एस की वैल्यू को चूज कर दी, क्योंकि फंक्शन जो मेन है वो वॉइड किस पे गया है, एस पर गया है। तो अब इन्होंने यहाँ पर देखो कहा एफ ए जो एस है। अब उन्होंने कहा अगर कोई भी ऐसा है जिसकी लेंथ, देखिएगा कंडीशन, लेंथ अगर 3 से छोटी है, क्योंकि 101 में अगर 10 ही रह गया तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो एक तो 2 डिजिट का हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने 0 पैड भी किया तो 010 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा ही नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन को इसमें डिफाइन किया। ये फंक्शन बना रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर एस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, और उन्होंने बता दिया कि अगर एस, हाँ, अब उन्होंने अगर डिफाइन कर दिया कि एस जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, उस एस एक्सप्रेशन में अगर उसकी लेंथ 3 से कम है तो पहला काम तो यही खत्म, आप इमीडिएटली आंसर में लगा दीजिए रिजेक्टेड। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करने की बात कर रहे हैं, देखा है ना, पूरा काम सारा का सारा काम क्या है, पैटर्न चेक करने। नाउ कमिंग ऑन 3। अब जब ये आपकी कंडीशन हो गई कि लेंथ तो भाई 3 है, अगर लेंथ, तो ये रिटर्न नहीं करेगा।
आगे बढ़ जाएगा। आप इसको रिटर्न को हमेशा ये मान के चलिए, रिटर्न केवल तब काम करता है जब ये वाली कंडीशन, जिस कंडीशन के लिए हम काम कर रहे हैं वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। अगर लेस देन 3 की कंडीशन हो गई तो इसको इमीडिएटली रिटर्न करा देगा रिजेक्टेड पे। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो उसमें क्या करेगा, ये आगे के लिए जंप कराएगा। आगे की जंप में हमने नेस्टेड इफ का यूज किया, इफ। तो जब हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं तो पहले इफ के लिए हमने ये कंडीशन डाली कि एस जो 0 है उसकी वैल्यू 1, S1 की वैल्यू 0 और S2 की वैल्यू 1। ये कंडीशन लगा। अगर ये S है तो ये, और अगर ये दोनों ऐसे हैं 1 और 0 तो तीसरा 1। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी। इससे हम किसको मीट आउट कर रहे हैं, हम इससे मीट आउट कर रहे हैं 101। अब ये समझ में आ गया, यानी कि हमने इसको फ्रीज कर दिया। इससे हमने फ्रीज कर दिया। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है पहली कंडीशन सेटिस्फाइड देन सेकंड, फर्स्ट और 2 सेकंड सेटिस्फाइड देन थर्ड। तो अगर यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो दूसरी, दूसरी सेटिस्फाइड हो गई तो तीसरी। इसका मतलब इन तीनों की मदद से आपको 101 का पैटर्न मिल गया। डन। अब आपको तो कोई इनपुट स्ट्रीम मिल रही है ना। अब जो आपको इनपुट स्ट्रीम मिल रही है, एस मिल रही है, उस इनपुट स्ट्रीम में आपने कोई सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यू डाली। ठीक है, आपसे इनपुट कराया गया, आपको इनपुट कराने के बाद कोई वैल्यू उसमें दी गई। अब इन्होंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 3 लेंथ एस। ठीक है, आई इन रेंज 3 लेंथ एस, जो भी आपका एस है उस एस के लिए, यहाँ पर जो एस है उस एस के लिए क्या किया गया, एस के लिए यहाँ पर चेक की गई कंडीशन। अब हर किसी के लिए चेक करेगा, ये लेंथ बढ़ाता जाएगा, उसके नंबर को चेक करता जाएगा। पहले को चेक करेगा, दूसरे को चेक करेगा, तीसरे को चेक करेगा, और जितनी बार चेक करेगा उतनी बार नेक्स्टेड रिटर्न पे चलता जाएगा। यस सर। आगे समझ में? पर सर पर सर आगे आ, मैं फिर वहीं पे हूँ सर। फॉर आगे फॉर आ लूप रहा में हूँ, सर जैसे सबसे। आगे आ रहा हूँ, एक लाइन और आ रहा हूँ। अब जैसे आपने सपोज कीजिए पहली इंडेक्स वैल्यू ली, पहली इंडेक्स वैल्यू इसकी स्टार्ट होती है फर्स्ट वैल्यू के लिए, 0 के लिए। तो पहली इंडेक्स वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हमने लिया नॉट। अगर ये वैल्यू 1 नहीं है, अगर ये वैल्यू 1 नहीं है तो हमारा क्या चलेगा, लूप रिटर्न करके इसको रिजेक्ट कर देगा। सर एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू S3 होगी ना सर, क्योंकि रेंज हमारी 3 टू लेंथ ऑफ S है। हाँ, नेक्स्ट 2 डिजिट के लिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। S3 इज नॉट इक्वल टू 1, वो ये ठीक चेक है, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो सर कैसे रिजेक्टेड कैसे आएगा सर, वो समझना इसके बाद की कंडीशन ना, एक सेकंड। है। 101 तो सर हमारा फुलफिल हो गया, हाँ, सेटिस्फाई हो गया 101। 101 आपका अब यहाँ हम पर। उसके बियॉन्ड दैट, हाँ, आफ्टर उसके इंडेक्स। बियॉन्ड जा रहे हैं फॉर हाँ लूप। ये इंडेक्स हो गई 0, 1 और 2 की। 0, 1 और 2 की दो इंडेक्स हो गई। अब उसके बाद ओनली 1 कैन अपीयर। अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे एक्सेप्टेड इनपुट है इनमें क्या हो सकता है, केवल क्या अपीयर हो अच्छा सकता है। अच्छा, ओके ओके ओके। भाई ये 101 आपका यहाँ सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है, एक्सेप्टेड डिजिट है, वो केवल 1 है। जब वो नेक्स्ट एक्सेप्टेड डिजिट आपकी 1 है, उस सिचुएशन में जब आप यहाँ पे गए, उसने चेक किया नेक्स्ट 1 नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया। अगले टाइम पे वो जब आगे बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू को फिर चेक करेगा। तो इस कंडीशन में अगर वो वैल्यू 1 के आसपास होगी तो एक्सेप्ट करेगा, बाकी रिमेनिंग इन ऑल द कंडीशंस वो उसको रिजेक्ट करता चला गया। अब यहाँ पर सेम सिचुएशन है। अब आ गया ना समझ में आपको, क्योंकि यस सर। आपको इस पैटर्न से मैच कराना है, ये वाला। ठीक है, तो जब आप इस पैटर्न से इसको मैच करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू को इसको लेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी ये 1, ये वैल्यू, ये दो वैल्यूज, और ये दो वैल्यूज, ये पैटर्न। तो इसके अलावा कोई वैल्यू है जैसे आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये वैल्यूज आपकी एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो इसीलिए इसके बाद कितनी वैल्यूज आई। अब इन्होंने क्या किया, सेम सिचुएशन में, अब यहाँ से देखिए, एक इनपुट कराया। अब एफ ऑफ फंक्शन डिफाइन कर चुके, इनपुट में सबसे पहली वैल्यू क्या कराई, 1 कराई। तो जैसे इस इनपुट को उसको 1 मिलेगा, क्या करेगा ये, 1 को चेक करेगा, और 1 को चेक करने के बाद कहेगा कि नो, पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं रिजेक्टेड।
बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली कंडीशन ये गड़बड़ कर देगा, कौन सी वाली? लेंथ वाली। ठीक है, नहीं ये सर, वो फर्स्ट इफ तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पर नेक्स्ट इफ सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि जीरो आना चाहिए, नहीं, नेक्स्ट नहीं, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देगा। इसका पहला रीजन है, प्रोग्राम को आप शुरू से चलिए ना, जैसे फंक्शन डिफाइन किया था फर्स्ट एग्जीक्यूशन तो ये है ना लेंथ, ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन तो लेंथ है ना, लेंथ कितनी है इसकी? 1। ओके ओके, हाँ लेंथ लेंथ तो कम है, बिल्कुल ठीक तो है। ये, तो चाहे वो 0 या 1 हो, यही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब वो सेकंड पे जाएगा, 1 0 और 1 ये सेटिस्फाइड हो गई तीनों कंडीशन। अब ये तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो गई, तो उसने फिर आगे के लिए उसने लूप चलाया, आगे से 3 से स्टार्ट करेगा 0 1 2 के बाद, और इसकी लेंथ s तक लूप चलाएगा। ठीक है, 3 से लेके, बिल्कुल ठीक करे थे आप, ये 3 से लेके आगे तक की ये चलाएगा नेक्स्ट वैल्यूज के लिए, और चेक करेगा उसके बाद में जो नेक्स्ट आई वैल्यू है वो कैसी है, 1 के बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर ये 1 नहीं है तो हमें डाउट है, और अगर 1 है तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू को ये चेक करेगा 0। तो जैसे ही इसको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इसको 0 मिला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये कंडीशन सीधा यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट ये टर्म काम करेगा, किसके लिए काम करेगा? इसके लिए काम करेगा, इस बिट के लिए काम करेगा, स्ट्रिंग का ये पैटर्न चेक करेगा वो, और इस पैटर्न के हिसाब से वो अगली को नहीं चेक करेगा, अगले पे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस हमें कंडीशन डालनी दरअसल उसे उसमें सर जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें 1011 होता तो वो उसको सेटिस्फाई कर देता। फिर सेटिस्फाई कर, फिर सेटिस्फाई कर अब देता। 1010 आ रहा है तो वो उसको हाँ, रिजेक्ट कर देता। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे, मैं एक एक करके सारी स्ट्रिंग के एग्जांपल आपको लेके चलता जा रहा हूँ, फिर आपको क्लियर होता चलेगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, अगली स्ट्रिंग को उसने चलाया, अगली स्ट्रिंग को जैसे ही वो चला रहा है 101 के लिए, तो 101 के बाद वो इसके बाद चलेगा ही नहीं,